A contracts with B for a fixed price to construct a house for B within a stipulated time. मिस्टर ए ने मिस्टर बी के लिए एक घर बनाने का वादा किया एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के अंदर अंदर. बी वुड सप्लाई द नेसेसरी मटेरियल टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन. और मकान जो बनवा रहा है उसने कहा कि आपको नेसेसरी जो भी जितना भी सामान है वो मैं सप्लाई करूंगा. ठीक है. सी ने गारंटी दिया ए के बिहाफ पे कि वो परफॉर्म करेगा. यानी कि ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बन रहा है कि सी वॉज द गारंटर, ए के बिहाफ पे गारंटी दी, ए जो है वो बी को घर बना के देगा इस बात की गारंटी कि परफॉर्म करेगा. बी को खुद को मटेरियल सप्लाई करने थे और पैसा भी देना था खैर कंस्ट्रक्शन का. बट बी डज नॉट सप्लाई द मटेरियल एज पर द एग्रीमेंट. बी ने अपना वादा पूरा नहीं किया एज पर द एग्रीमेंट. क्या सी डिस्चार्ज हो गया फ्रॉम हिज लाइबिलिटी? गारंटेड डिस्चार्ज हो गया क्या फ्रॉम हिज लाइबिलिटी? देखो, according to section 134 of the Contract Act, surety is discharged by any contract between the creditor and the principal debtor by which the principal debtor is discharged, or by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor. जब बी ने नेसेसरी मटेरियल दिया ही नहीं तो ये उस क्वालिटी का घर कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं पाएगा. यानी कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई. ठीक है. तो जब ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्राइमरी आदमी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई तो सेकेंडरी आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो खत्म हो जाएगी. आप लोगों को मैंने जब अपन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे तो जनरल प्रिंसिपल्स में सेम एग्जाम्पल बताया था कि सर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के लिए घर बनाने वाले थे और उसके लिए मिस्टर वाई ही उसको मटेरियल सप्लाई करने वाले थे. ठीक है. तो यदि मिस्टर वाई ने मटेरियल सप्लाई नहीं किया तो मिस्टर एक्स जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएंगे. ही वोंट बी लायबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए. ही वोंट बी लायबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये लायबल नहीं रहेंगे. सिमिलर एग्जाम्पल ये आ रहा है कि सर इन्होंने मटेरियल तो दिया लेकिन जो क्वालिटी का था वो नहीं दिया, तो इनकी लाइबिलिटी खत्म अब कि सर जैसा घर बनना चाहिए था वैसा नहीं बनेगा. ये डिस्चार्ज हो गए अपनी लाइबिलिटी से. या मिस्टर वाई ने घर बनाने का मटेरियल दिया ही नहीं तो ये डिस्चार्ज हो गए लाइबिलिटी से. ये कहाँ पढ़ा था अपन ने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि सर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नाम के एक चैप्टर नाम के एक टॉपिक में पढ़ा था. म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. कंडीशनल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस में ये कंडीशनल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का एग्जांपल है कि द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई इज डिपेंडेंट अपॉन प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय वाई टू एक्स ऑफ सप्लाइंग द मटेरियल. याद आ रहा है? द कंडीशनल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है कि एक बंदा अपना परफॉर्मेंस देगा, ये इस बात पे कंडीशनल है और डिपेंडेंट है कि पहले दूसरे बंदे ने अपना परफॉर्मेंस सही से किया है. यदि मिस्टर वाई ने मटेरियल सप्लाई नहीं किए तो क्या मिस्टर एक्स अपना घर बनाने का वादा पूरा कर पाएंगे कि सर नहीं कर पाएंगे? तो मिस्टर एक्स इज absolved from liability of breach of contract. He won't be liable for breach of contract क्योंकि the performance of promise by X towards Y is priorly dependent and conditional upon performance of promise by Y. तो सर ये रिजॉल्व हो गए, ये छूट गए, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे. तो अब इसको ट्राइंगल में फिट करके देखो. ट्राइंगल में कैसे फिट करके देखोगे कि सर जिसकी प्राइमरी लाइबिलिटी नहीं थी, वही प्राइमरी लाइबिलिटी थी, वही छूट गया तो सेकेंडरी लाइबिलिटी जिसकी है वो भी तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा. ठीक है. तो सेक्शन 134 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, the surety is discharged by any contract between creditor and principal debtor by which the principal debtor is discharged. उसका कारण क्या है वो मैंने आपको समझाया है ना. आप चाहो तो अपने आंसर में कंडीशनल एंड डिपेंडेंट वाला एंगल भी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. वो एडिशनल भी लेके आ सकते हो कि इस वजह से प्रिंसिपल डेटर छूट रहा है. तो जब प्रिंसिपल डेटर ही छूट रहा है तो गारंटर तो अपने आप छूट जाएगा सर. ठीक है. or by any act or omission for the creditor, the legal consequence of which is the discharge of principal debtor. तो सर उसके कारण श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है. So in the given case, B omits to supply the necessary construction material, hence
सर बी ने मटेरियल ही नहीं दिया, ए रिजॉल्व हो, ए अब्सॉल्व हो गया, उसको पूरी करने की जरूरत ही नहीं है, तो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, तो गारंटर की भी खत्म बॉस, ठीक है, तो सी भी छूट जाएगा। पूरा फ्लो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। यस, एम आई राइट, एम आई ऑडिबल, एम आई अंडरस्टैंडेबल? ईशा शेट्टी वांगड़, झील, रिया, इजीली आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंशा शर्मा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ गई। Mr. D was in urgent need of money amounting to 5 lakh. He asked Mr. K for the money. Mr. K lent the money on the sureties of A, B, and M without any contract between them. In case of default in repayment of money by D to K, D makes default in payment. B refuses to contribute. Examine whether B can escape liability. देखो, को सिक्योरिटीज का क्वेश्चन है जहां पर तीन जनों ने मिलके गारंटी दी है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तीन जनों ने मिलके गारंटी दी है। रिया मैडम, 8:30 का 9 बजे क्लास ले रहा हूं तो भी नींद आ रही है क्या तेरे को? ऐसा तो नहीं है? चलिए, नींद पूरी रात को है ना, मोबाइल में मत लगा करो, ठीक है, अपने नींद पूरी किया करो। इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, वॉट एवर योर बॉडी रिक्वायर, सबके लिए है ना, मैं उसी की बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, तो मिस्टर डी जो थे वो अर्जेंट नीड ऑफ मनी में थे, 5 लाख रुपए के लिए। ही आस्क्ड मिस्टर के फॉर मनी, मिस्टर के को पैसे के लिए बोला, मिस्टर के ने कहा ठीक है दे दूंगा, गारंटर ला, तीन जनों ने गारंटी दी उसके बिहाफ पे। सो दीज आर को सिक्योरिटीज। तो व्हाट इज द कीवर्ड? कीवर्ड क्या बन रहा है? को सिक्योरिटीज, ठीक है, ये को सिक्योरिटीज वाला ये जो कीवर्ड है ये आंसर में आना चाहिए, ठीक है। विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, कि यदि डिफॉल्ट कर दिया तो इनमें से कौन कितने रुपए के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा चुकाने के लिए, ऐसा कोई इन्होंने आपस में अरेंजमेंट ही नहीं रखा, ठीक है। तो अपन जानते हैं यार, जब अरेंजमेंट नहीं रखा गया कि कौन को सिक्योरिटीज के मामले में यदि कोई अरेंजमेंट नहीं है उनके बीच में, तो फिर सब इक्वली रेस्पॉन्सिबल होंगे उस पैसे को शेयर विद करने के लिए, ठीक है। तो सर ऐसा ही होगा। अब डी ने डिफॉल्ट मारा, बी बोलता है कि मैं तो अब कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा भाई। क्या बी अपनी लाइबिलिटी से एस्केप कर सकता है कि नहीं? सर बी अपनी लाइबिलिटी से एस्केप नहीं कर सकता है, बरोबर इक्वल कंट्रीब्यूशन 5 लाख डिवाइडेड बाय 3 उसका हिस्सा है जो उसको देना ही पड़ेगा। तीन को सिक्योरिटीज है ना, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 3 उसको अपना हिस्सा देना ही पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं। को सिक्योरिटीज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, सर बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, कैच होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ बर्डन इज द बेसिस ऑफ को सिक्योरिटीशिप, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट समझाना जरूरी है। एक तो वर्ड को सिक्योरिटी प्लस वो दे आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ये दो बातें कैच होनी चाहिए। सो सेक्शन 146 बोलता है व्हेन टू और मोर पर्संस आर को सिक्योरिटीज फॉर द सेम डेब्ट और ड्यूटी आइदर जॉइंटली और सेवरली, and whether under the same or different contracts, and whether with or without the knowledge of each other, the co-sureties in the absence of any contract to the contrary are liable as between themselves to pay such each equal amount of the whole debt or of that part। देखो बहुत ही ज्यादा इन्होंने तो सेक्शन की वो एज इट इज छाप दिया, अपने को तो मीनिंग उठा के डालना है कि सर जब तीन जने मिलके और सिक्योरिटी दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो सर या तो ऐसा हो कि वो सब अपने बीच में डिसाइड कर ले, सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, सिक्योरिटी 3, कि मैं इतने अमाउंट तक के लिए मेरी कैपिंग रहेगी, मैक्सिमम इतने अमाउंट के लिए लायबल रहूंगा, या तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो। यदि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो तीनों इक्वली लायबल होंगे टू कंट्रीब्यूट, ठीक है, कोई अपनी लायबिलिटी एस्केप नहीं कर सकता है, ठीक है, इतना आपका कैच हो जाना चाहिए। सो ए, बी एंड एन आर अकॉर्डिंगली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ डी, B cannot escape from his liability. All the three sureties need to pay equally in the absence of any contract between them. In the absence of any contract between them, उन सबको equally pay करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Let's come to the next question. Mansha. Mr. Chetan was appointed as site manager of ABC Construction Company on a 2 year contract at a monthly salary of 50,000. Mr. Pawan gave a surety in respect of Mr. Chetan's conduct. After 6 months, the company was
not in position to pay 50,000 to Mr. Chetan because of financial constraints. Chetan agreed for a lower salary of 30,000 from the company. This was not communicated to Mr. Pawan. 3 months afterwards, it was discovered that Chetan had been doing fraud since the time of his appointment. What is the liability of Mr. Pawan during the whole duration of Chetan's appointment? देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है, बट उसको 2 दिन हो गए, एक बार वापस कर लेते हैं। ये चेतन जी हैं, ये पवन जी हैं, और इनको रखने वाले मिस्टर एक्स हैं। चेतन जी को कंस्ट्रक्शन साइट पे नौकरी देने वाले मिस्टर एक्स हैं। मिस्टर एक्स ने नौकरी देने से पहले बोला, देखो यार कोई गारंटर लेके आओ। कई बार बोलते हैं ना, रेफरेंसेस लेके आओ तब मैं तुमको नौकरी पे रखूंगा, या गारंटर लेके आओ तब मैं तुमको नौकरी पे रखूंगा। तो चेतन ने पवन जी को ना बोला, पवन जी ने बोल दिया ओके आई गारंटी, यार ये गड़बड़ नहीं करेगा, आप रख लो इसको काम पे। ठीक है सर। अब क्या हुआ, 50,000 रुपए की सैलरी पे चेतन जी को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, 6 महीने बीत गए। अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर चेतन को बोला कि यार मेरी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है कंस्ट्रक्शन कंपनी की, मैं आपको इतनी सैलरी नहीं दे सकता था। तो 6 महीने बाद चेतन और एक्स के बीच में रिवीजन हो गया सैलरी का 30,000 रुपीज पे इनको रख लिया गया। इंस्टेड ऑफ 50,000 रुपीज, 30,000 रुपीज पे इनको रख लिया गया। ठीक है सर। ये 6 महीने बाद हुआ ऐसा। इस 30,000 मतलब इस चेंज के बारे में, 50,000 से 30,000 के बारे में, ये जो पवन जी है इनकी कोई ना तो सहमति ली गई, ना इनको इन्फॉर्म किया गया, ना तो सहमति ली गई, ना इनको इन्फॉर्म किया गया। ठीक है। तो सर, whenever there is a change in contract, in terms of the contract between the principal debtor and the creditor without his consent or without informing him or taking his consent, then from that point in time, the guarantor is left, उसकी गारंटी का कोई मतलब नहीं है, उसकी लाइबिलिटी एज ए गारंटर खत्म हो जाती है। यानी कि 6 महीने बाद जब ये चेंज किया गया, तब से इसकी गारंटी खत्म हो गई पवन जी की। अपने को इतना तो समझ में आ गया। यस सर। आगे क्या हुआ, 3 महीने ऐसे बीत गए, और 3 महीने बाद पता पड़ा कि ये तो ऑल के ऑल 6+3 सारे 9 महीने में ये तो गड़बड़िया कर रहा था। वहां से कभी सीमेंट की बैक स्टोरी कर लेता, कभी लोहा बेच देता, कभी कुछ कर देता। ठीक है। फॉर ऑल 9 मंथ्स ही वॉज डूइंग अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। तो अब आए इसके पास में, फॉरन के पास में, भैया इसने फर्जीवाड़ा किया है, तो अब आप गारंटर हो, पैसे चुकाओ, इसने इतने रुपए का नुकसान कर दिया हमारा। तो सर क्या ये पूरी तरीके से छूट जाएगा 6 महीने के लिए? नंबर वन, क्या गारंटर की बिल्कुल ही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि इन्होंने चेंज कर लिया कॉन्ट्रैक्ट में विदाउट इज कंसेंट? नंबर टू, सर गारंटर रेस्पॉन्सिबल तो है लेकिन उस डेट तक के लिए जब तक की चेंज हुआ था, उसके आगे के कामों के लिए नहीं है। ठीक है सर, पहला ऑप्शन नहीं लगेगा। दूसरा लगेगा कि गारंटर की गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी तब तक की तो बिल्कुल वैलिड है ना, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं किया गया था। तब तक की कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल रहेगा, आगे के 3 महीने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, 6 महीने तक के लिए ये रेस्पॉन्सिबल रहेगा। वेरी इजी। रिया पुल क्या हुआ? रिया रिया सुना ही नहीं दे रहा है। और रिया, हमें ऐसा चल रहा है जैसे, लग रहा है जैसे कोई है ना म्यूट फिल्म चल रही है। तो यू चेक योर ऑडियो सिस्टम्स वंस। सुनाई दे रहा है। अब आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोल। मैं बोल रही हूँ, बट उसने तो अपॉइंटमेंट पे ही झूठ बोला था गारंटर को, तो वो उसने तो मिस रिप्रेजेंट किया ना, जो भी आप उसका बोल रहे था हो उसने कि रियलिटी थोड़ा सा जोर से बोल बेटा। आप कह रहे हो कि सर अपॉइंटमेंट पे जो 50,000 रुपए लिखे थे उसका क्या हुआ? किया ना सर, वो तो पहले से ही फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहा था। वो पहले से ही कर रहा था? तो वो पहले से नहीं, पहले दिन से उसने कर दी थी स्टार्ट। उसने पहले दिन से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी। तो सर बिल्कुल इसकी गारंटर की गारंटी जो है ना, ये लगेगी उस पे। तो सर पहले 6 महीने तक ऐसा चलता रहा, तो 6 महीने तक के लिए गारंटर, इसने जो भी चोरी की है उसके लिए गारंटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इसने गारंटी दी है उसके लिए। ठीक है। लेकिन अगले तीन सर महीने के लिए गारंटर को जब कॉन्ट्रैक्ट में चेंज गारंटर कर को दिया विदाउट हिज परमिशन, वहां से इसकी गारंटी खत्म।
तो 6 महीने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, बाकी चेंज के बाद के टाइम के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। समझ? गारंटर को पता रिया सुनाई लैंग्वेज नहीं दे रहा है पर बेटा, यार। किसी और को सुनाई दे रहा है, वो क्या बोल रही है? नहीं सुनाई दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलना। और मैं बोल रही हूँ कि गारंटर को थोड़ी मालूम था कि वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहा है फ्रॉम द फर्स्ट डे। हाँ, तो गारंटर तो को पता होता तो बेचारा उनको इसकी गारंटी देता ही नहीं ना। गारंटर बेचारे को पता होता तो कौन खड्डे में जाके कूदेगा? गारंटर को पता होता। अब तू मान ले, तू है ना ईशा वांगड़ की फ्रेंड है, ठीक है, तूने कहीं पर नौकरी ज्वाइन करनी है, तो उन्होंने 2 गारंटर्स मांगे, तो एक ईशा वांगड़ ने दे दी, एक ईशा शेट्टी ने दे दी, ठीक है। उन्होंने तो गुड फेथ में दी है ना कि तेरे पे विश्वास है। अब तू अपनी नीयत पलट ले और वहां पर इधर उधर चीजें करने लग जाए, तो गारंटर क्रेडिटर गारंटर इसीलिए मांगता है। वो तुमको जानता नहीं, कोई तुमको जानता हो जो तुम्हारे बिहेवियर का वो लेने को तैयार हो गारंटी, तो वो रख लेते हैं, ठीक है। इस बेचारे को पता होता तो वो तुम्हारे लिए गारंटी देते ही नहीं ना। गारंटर का काम ही यही है भैया, ठीक है। इसीलिए किसी के लिए गारंटी दो तो बहुत सोच समझ के देना, ठीक है। चलिए। आसपास। हेलो। हम्म। तो प्रेजेंटेशन का कैसे आएगा? रिया अलग से बात करते हैं, मेरे को है ना समझ में नहीं आ रहा है तू क्या बोल रही है। विल टॉक सेपरेटली, ठीक है। फोन पे पूछ लेना तेरा जो भी डाउट है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, देखो आएगा यही। Mr. Pawan will be liable as a surety for act of Mr. Chetan before the change in the terms of the contract, that is during the first 6 months. Variation in the terms of the contract without consent of Mr. Pawan will discharge Mr. Pawan from all the liabilities toward act of Mr. Chetan after such variation. 6 महीने बाद ये चेंज हुआ तो 6 महीने बाद के लिए वो रिजॉल्व हो जाएंगे। हाँ, यदि इन 1.5 ने ऐसा किया होता कि ये मिस्टर एक्स थे, ये चेतन और ये पवन जो इनके बेसिस पे गारंटी देने को तैयार है, इनके बीच में पहले से कोई ट्रांजैक्शन था जहां चेतन ने इनके साथ में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी थी, या पैसा जो देना था वो सही से सबमिट नहीं किया, तो फिर इसने कहा देख भाई चेतन एक गारंटर लेके आ आगे के कामों के लिए। तो पवन आ गया इसकी गारंटी देने के लिए। इन दोनों ने मिलके ये छुपाया कि पवन से ये छुपाया कि चेतन पहले से फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है, तो फिर वो गारंटी की कोई मतलब नहीं है। वो पहले दिन से इन्होंने क्या है, इसको अंधेरे में रख के ये गारंटी ली है, तो गलत तरीके से ली है, ठीक है। इसलिए उसके लिए फिर पवन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये भी मैंने आपको लास्ट दिन एक क्वेश्चन कराया था, उसमें समझाया था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, वंशा। A agrees to sell goods to B on the guarantee of C for the payment of the price of goods in default of B. Is the agreement of guarantee valid in each of the following alternate cases? Case 1, if A is minor. Case 2, if B is minor. Case 3, if C is a minor. देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी, यही अपना, इसको अपन ऐसे रख लेते हैं कि ये हो गया क्रेडिटर, ये हो गया प्रिंसिपल डेटर, और ये हो गया गारंटर, ठीक है। कि सर अब क्रेडिटर ने माल सप्लाई किया प्रिंसिपल डेटर को, उसके लिए गारंटर ने गारंटी दी, ठीक है। अब इन तीनों केसेस में बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे पहले सर, यदि प्रिंसिपल डेटर जिसको पैसा चुकाना है, ठीक है, अपन उसकी बात करते हैं। प्रिंसिपल डेटर जिसको पैसा चुकाना है वो माइनर है, इसको लेके चलते हैं अपन। उसके बिहाफ पे एक मेजर ने गारंटी दी है, तो सर ये वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे किसी मेजर आदमी ने गारंटी दे दी है, तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। नंबर 1। नंबर टू कि सर गारंटर जो है वो माइनर है, गारंटर जो है वो माइनर है, और ये प्रिंसिपल डेटर मेजर आदमी है। क्या ये गारंटी वैलिड रहेगी? खुद ही सोच के बताओ, खुद ही सोच के बताओ, ऐसी गारंटी वैलिड रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज द एग्रीमेंट ऑफ गारंटी वैलिड? जो गारंटी देने वाला एग्रीमेंट है वो वैलिड है क्या? नहीं सर। आप
माइनर आदमी कभी भी मेजर के बिहाफ पे गारंटी नहीं दे सकता है। माइनर आदमी कभी भी मेजर आदमी के बिहाफ पे गारंटी नहीं दे सकता है, और मेजर आदमी माइनर के बिहाफ पे गारंटी दे सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो हमने वहां पर भी पढ़ा था ना। यस, इसलिए माइनर आदमी कभी भी मेजर आदमी के बिहाफ पे गारंटी नहीं दे सकता। तो ये वाला माइनर केस देख लिया, ये वाला माइनर केस देख लिया। अब आते हैं यहाँ पर। सर, मिस्टर सी इज अ माइनर जो कि यहाँ पर माल सप्लाई कर रहा है। मिस्टर सी इज अ माइनर जो कि यहाँ पर माल सप्लाई कर रहा है। सर, ये तो वॉइड ab initio एग्रीमेंट हो गया या नहीं हो गया? एन एग्रीमेंट मेड विद माइनर इज वॉइड ab initio। ठीक है, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। इफ ए इज अ माइनर, ए एग्रीज टू सेल, यानी कि ये मतलब यहाँ पर ये रखा हुआ है, द एग्रीमेंट ऑफ गारंटी इज वॉइड बिकॉज द क्रेडिटर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट्स विद माइनर्स आर वॉइड ab initio। हाँ, जहां पर गारंटी लेने या देने की बात है तो माइनर यदि गारंटी दे रहा है वो तो और सबसे घटिया स्तर का एग्रीमेंट बना रहे हो आप। हाँ, लेकिन यदि किसी मेजर आदमी के गारंटी पे माइनर को यदि माल मिल रहा है तो लॉ एक्ट्स एज दी गार्जियन ऑफ माइनर, वो देखेगा कि इसको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनर को मेजर की गारंटी पे माल मिल रहा है तो ये फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर हो रहा है, तो इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान के चलने दिया जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तीनों सिचुएशन, जब ये माइनर, जब ये माइनर, जब ये माइनर। सर, जब क्रेडिटर माइनर है वो नहीं चलेगा। सर, जब प्रिंसिपल डेटर माइनर है सर वो चल जाएगा। सर, जब है ना ये गारंटर माइनर है वो तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। क्या ऐसी सिचुएशन चलेगी क्या? एक माइनर के बिहाफ पे दूसरे माइनर ने एक मेजर को गारंटी दे दी है, ये तो और भी ज्यादा अपसर्ड सिचुएशन है, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि सर केवल एक सिचुएशन पे माइनर अलाउ किया जाता है कि माइनर के बिहाफ पे किसी मेजर ने गारंटी दे दी हो, तब ये चल जाएगा, तब ये सेटअप चल जाएगा। अदरवाइज माइनर्स आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, चाहे इधर चाहे इधर। ठीक है, यस। ट्राइंगल में कहा माइनर अलाउड है वो समझ में आ गया। अपना ट्राइंगल ध्यान रखना, एग्जाम में ट्राइंगल बनाओ ना, तो मैंने तो ये ट्राइंगल तुम्हारे को बनाने के लिए समझा है, एग्जामिनर को ध्यान नहीं होगा, इसलिए प्रॉपरली मेंशन करना क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। ठीक है, इस तरीके से मेंशन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पढ़ भाई। S asks R to beat T and promises to indemnify R against the consequences. R beats T and is fined 50,000. Can R claim 50,000 from S? देखो सिचुएशन क्या हो रही है, ये इंडेमनिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, गारंटी का नहीं है, इंडेमनिफिकेशन का है, इंडेमनिटी और गारंटी में से। ठीक है, एक दिन मनसा शर्मा को बड़ा ही गुस्सा आया अपनी मित्र रिया पे। ठीक है, तो मनसा शर्मा ने उसकी एक हट्टी कट्टी दोस्त थी ईशा शेट्टी, उसको काम पे लगाया, दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाया। क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया? तू जाके उसको पीट के आएगी और बदले में तुझे जो भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई तेरे पे पुलिस केस कर रही है, कोई तेरे पे फॉल्ट आ रहा है पैसे का, मैं तेरे को उसके लिए इंडेमनिफाई करूंगी, जो भी पैसे का खर्चा आएगा मैं सब उठा लूंगी। ठीक है, ईशा शेट्टी और ये इतने मतलब आपस में घनिष्ठ मित्र थे कि शेट्टी जाके मैडम रिया को बहुत अच्छे से ठोक के आ गई। ठीक है, ठोक के आ गई, बदले में रिया ने कंप्लेंट करी, इस पे फाइन लगाया गया 50,000 रुपए का। ठीक है, तो क्या अब ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन ये पैसा ईशा शेट्टी मनीषा शर्मा से वसूल सकती है कि सर ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ सर होता है ना, बिल्कुल होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, द फर्स्ट एंड वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। all the essential elements of a valid contract must be present। तो सर अपन ने एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या पढ़ा था? देयर मस्ट बी ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल, an agreement is legally enforceable if it has a lawful object, lawful consideration made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void agreement। क्या ये वाली बात पूरी हो रही है? ये क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ में बनाया गया है? नहीं सर,
Since this agreement is not weighed with lawful object, it is not a valid contract. एंड नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो शेट्टी बेचारी ठुकाई भी करके आ गई और 50,000 रुपए फाइन भी अपनी जेब से भरेगी, इससे वसूल नहीं पाएगी। ठीक है, ये देते हुए एक अलग बात है, पर ये इससे जबरदस्ती वसूल नहीं पाएगी, बिकॉज दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बात समझ में आई? बोलिए, पेज कहाँ पर जाकर अड़ता है? तो शेट्टी, किसी के कहने पे जाके किसी दूसरे को ठोक के मत आ जाना, जूते तेरे को ही पड़ेंगे वापस, चाहे पैसे से चाहे फिजिकली, जूते तेरे को ही पड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। आर कैनॉट क्लेम 50,000 फ्रॉम एस बिकॉज द ऑब्जेक्ट of the agreement is unlawful. Unlawful object है, not with lawful object, so it is not a valid contract। तो सर और सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे हुए नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, तो ये नहीं वसूल पाए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, शर्मा जी। Manoj guarantees for Ranjan, a retail textile merchant, for an amount of 1 lakh, for which Sharma, the supplier, may from time to time supply goods on credit basis to Ranjan during the next 3 months. After 1 month, Manoj revokes the guarantee when Sharma had supplied goods on credit for 40,000, referring to the provisions of the Indian Contract Act 1872. Decide whether Manoj is discharged from all the liabilities to Sharma for any subsequent credit supply. What would be your answer in case Ranjan makes default in paying back Sharma for the goods already supplied on credit, that is 40,000? देखो, पहले यहाँ तक का क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर आगे दूसरा पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन किसका है कि सर कंटिन्यूइंग गारंटी का है। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंटिन्यूइंग गारंटी। ये वर्ड आना चाहिए तुम्हारे कीवर्ड्स में, तो आंसर मिलेगा। ये क्रेडिटर, ये प्रिंसिपल डेटर और ये गारंटर। गारंटर ने कंटिन्यूइंग गारंटी दी है अगले अगले 1 साल तक है, या अगले कुछ टाइम तक तुम लोगों के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके लिए मेरी गारंटी। 1 महीना हुआ और गारंटर ने अपनी गारंटी रिवोक कर दी कि भाई अब से मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। जितने यहाँ पर 40,000 का माल इधर से इधर ट्रांसफर हो चुका था, तो क्या गारंटर अब रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा? कि सर कंटिन्यूइंग गारंटी है, नंबर 1। नंबर 2, कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया जा सकता है। हाँ सर, किया जा सकता है, लेकिन ओनली एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, नॉट फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शंस जो उसकी गारंटी के बिहाफ पे एंटर हो गए। तो सर पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए इसकी गारंटी वैलिड रहेगी, यदि इसने चुकाया नहीं पैसा तो इसको चुकाना पड़ेगा। लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, की अब से ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो सर 40,000 का ट्रांजैक्शन हो गया, सब्सिक्वेंट लाइबिलिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा गारंटर, लेकिन 40,000 रुपए तक के लिए रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, what would be your answer in case Ranjan makes default in paying back Sharma for the goods already supplied? ये तो मैंने दोनों ही कवर कर लिए हैं, दोनों एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं कि सर पुराने वाले ट्रांजैक्शन जो गारंटी के बेसिस पे किए गए थे उनके लिए ये गारंटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, पढ़ गए। C advances to B 2 lakh on the guarantee of A. C has also taken a further security for the same borrowing by mortgage of B's furniture worth 2 lakh without knowledge of A. C cancels the mortgage. After 6 months, B becomes insolvent and C sues A, his guarantor. Decide the liability of A if the market value of furniture is worth 80 lakh under the Indian Contract Act 80 1872. लाख नहीं रहे, 80,000। ठीक है, 80,000 अंडर दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो सिचुएशन क्या है, ये क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को 2 लाख रुपए का उधार दिया। ठीक है, उसके लिए एक तो गारंटर लिया मिस्टर जी, जिसने 2 लाख रुपए की गारंटी दी, और दूसरा इसका फर्नीचर भी यहाँ पर इसने अपने प्लेज करवा दिया कि कल को तू मुझे पैसा नहीं चुकाए तो मैं इस फर्नीचर को भी बेच सकता हूँ। ठीक है सर, ये फर्नीचर यहाँ पर प्लेज हुआ ना, इस बात की इंफॉर्मेशन गारंटर को नहीं थी, इस बात की इंफॉर्मेशन गारंटर को नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। सर तो पहला एंगल तो यही आ गया कि सर चाहे गारंटर को इंफॉर्मेशन हो नहीं हो ऐसी चीजों के बारे में, पर ये उसका राइट होता है
यदि इसको बोल दिया जाए कि इसने डिफॉल्ट कर दिया, पैसा आप चुकाओ, तो फिर यहाँ पर सब्रोगेशन लगेगा या नहीं लगेगा? ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर और नॉट? यस सर, ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर को अधिकार था या नहीं था कि वो प्लेज्ड अमाउंट को बेच के पैसा वसूल खड़ा करे? तो सर वही राइट गारंटर जब इसकी जगह पे आ गया तो उसको भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। नंबर वन। नंबर टू, कि सर चाहे गारंटर को पता हो या नहीं हो, जो भी रेमेडीज अवेलेबल है वो इस यहाँ पर वो इसको भी अवेलेबल रहेंगी, चाहे वो अवेयर था ऐसी रेमेडीज के बारे में या नहीं था। ये एंगल भी ध्यान रखना है। नंबर थ्री, कि सर अब हुआ क्या कि इसने वो जो मॉर्गेज कराया था या प्लेज कराया हुआ था ना उस सामान का, उसको छोड़ दिया और इसने ये इंसॉल्वेंट हो गया, इसने डिफॉल्ट किया। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर गया, इंसॉल्वेंट हो गया ये। इधर क्रेडिटर ने मॉर्गेज छोड़ दिया कि जाने दे यार, फर्नीचर को कौन बेचता फिरेगा। ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू 80,000 रुपीज थी। उसकी मार्केट वैल्यू 80,000 रुपीज थी जो इसने छोड़ दी, और गारंटर से पूरी 2 लाख रुपए वसूल लिए इसने। तो सर अब गारंटर ये 80,000 रुपए कम देने के लिए बाध्य है या नहीं है? क्या हुआ झील, बोल। तो मुझे क्वेश्चन नहीं समझा। झील माइक पास में लेके बोल। सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन नहीं समझा? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को उधार दिया 2 लाख रुपए का। ठीक है, डेट होता है ना, तो उधार देने से पहले उसने बोला भैया एक गारंटर लेके आओ। तो प्रिंसिपल डेटर का फ्रेंड था, उसने गारंटी दे दी, वो गारंटर बन गया कि यदि ये 2 लाख रुपए नहीं चुकाता है तो मैं चुकाऊंगा। पैरेलली क्रेडिटर ने एक काम और किया, बोला यार तेरा कुछ माल भी मेरे पास में गिरवी रखा, यदि तूने वो 2 लाख रुपए नहीं चुकाए तो मैं वो माल बेच के भी पैसा खड़ा कर सकता हूँ। तो इसने अपना एक फर्नीचर यहाँ पर गिरवी रखा दिया, इसने अपना एक फर्नीचर यहाँ पर गिरवी रखा दिया। ठीक है, ये सब जो फर्नीचर रखा गिरवी रखाने वाली बात थी ना, ये गारंटर के नॉलेज में नहीं थी। फर्नीचर गिरवी रखाने वाली बात थी ना, वो गारंटर के नॉलेज में नहीं थी। तो सर चाहे गारंटर के नॉलेज में हो या नहीं हो, कल को इसको यदि यहाँ पर पैसा चुकाना पड़ गया तो ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, राइट ऑफ सब्रोगेशन और नॉट? सब्रोगेशन पढ़ा है ना, कि यदि गारंटर ने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को पैसा चुका दिया, देन ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, और उससे वो गारंटर को वो सारी रेमेडीज रहेगी अपना पैसा वसूलने के लिए जो क्रेडिटर के पास में थी। ठीक है, झील अनम्यूट होके बोल। नहीं सर, मैं आपकी बात ठीक है, तो सर यदि अब क्रेडिटर ये फर्नीचर जो यहाँ पर इसने पैसा वसूलने के लिए दिया था, ये क्रेडिटर उसको छोड़ देता है उस फर्नीचर को, तो गारंटर की रेमेडी का नुकसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोल, है ना? चाहे पहला पॉइंट क्या है, चाहे गारंटर को अदर रेमेडीज के बारे में पता हो या नहीं हो, वो सारी इसके लिए अवेलेबल रहेगी यदि इसे पे करना पड़ गया तो। ये पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। दूसरा पॉइंट, कि सर अब इसने क्रेडिटर ने सही वो फर्नीचर छोड़ दिया कि है ना, अपने को तो गारंटर से पैसा मिल जाएगा, मैं इससे नहीं वसूलता, ये ले जा अपना फर्नीचर वापस। ठीक है, उस फर्नीचर की कीमत क्वेश्चन में दी हुई है 80,000 रुपीज मार्केट वैल्यू थी उसकी। तो सर अब गारंटर के राइट्स पे क्या फर्क पड़ेगा कि सर गारंटर के लिए ये रेमेडी अवेलेबल थी। तो सर चाहे गारंटर को पता हो या नहीं हो, यदि इसने 2 लाख रुपए गारंटी के चुकाए हैं तो फिर ये इसको अवेलेबल थी, तो ये इसका राइट था, तो ये 80,000 रुपए से कम चुकाएगा तो भी ये इसका राइट है, 1,20,000 ही चुकाना चाहिए इसको। बात समझ में आई? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस सर। श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। सर एक बार उसने गारंटर ने या श्योरिटी ने पैसा चुका दिया, तो जो जो रेमेडी क्रेडिटर के पास में थी वो सारी इसके पास में, गारंटर के पास में आएगी, बिकॉज ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, राइट ऑफ सब्रोगेशन। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो वो 80,000 की उसने रेमेडी छोड़ी, तो सर गारंटर ओनली 1,20,000 रुपए तक के चुकाने के लिए लायबल रहेगा। तो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट समझ में आया अपने को, चाहे गारंटर को पता हो नहीं हो कि ऐसी एक रेमेडी अवेलेबल है, वो उसके लिए अवेलेबल रहेगी चाहे ही वॉज अवेयर और नॉट। और नंबर 2, यदि उस रेमेडी को छोड़ दिया गया है
तो फिर बाकी बचे हुए 1,20,000 रुपए के अमाउंट के लिए ही वो चुकाने के लिए लायबल रहेगा। ज्यादा चुका दिया तो वापस वसूल भी सकता है क्योंकि उसको अंधेरे में रखा गया। बात समझ में आ गई? बोलिए। ठीक है। तीसरा एंगल जो क्वेश्चन ने नहीं पूछा है मैं तुमसे बता देता हूं, ऐसा करके भी एग्जाम में आ सकता है। ये क्रेडिटर, ये प्रिंसिपल डेटर और ये गारंटर, यहां से यहां दो, मतलब इसने अपना फर्नीचर गिरवी रखाया, यहां से यहां 2 लाख रुपए का अमाउंट आया और एक प्रिंसिपल डेटर ने एक गारंटर भी लाके दिया, मैं नहीं चुका पाऊंगा तो ये चुकाएगा। ठीक है सर, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन। अभी तीसरी सिचुएशन जो एग्जाम में नहीं पूछी गई है पर आपको पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है। क्या? क्रेडिटर के पास में दो रेमेडीज हैं। एक तो अपना फर्नीचर बेच के पैसा इकट्ठा करने का, 80,000 2 लाख जितने का भी फर्नीचर था। दूसरा, गारंटर को बुला लेने का कि भाई गारंटी दी है, पैसा चुका। क्या गारंटर क्रेडिटर को पुश कर सकता है? नहीं, पहले फर्नीचर बेच, फिर बची हुई कोई लाइबिलिटी हो वो मैं चुकाऊंगा। क्या गारंटर ऐसे पुश कर सकता है क्रेडिटर को कि पहले तू ये वाली रेमेडी अवेल कर फिर मेरे को याद कर? नहीं, गारंटर को यदि बुलाया गया है उसको यहाँ पर आके गारंटी चुकानी पड़ेगी। वो क्रेडिटर को ये नहीं बोल सकता पहली दूसरी रेमेडी एग्जॉस्ट कर, बचे तो मेरे पास में आना। इसको बुलाया गया है, इसको आना पड़ेगा, पैसा चुकाना पड़ेगा, वो जितनी भी रेमेडीज थी वो सब इसको मिल जाएगी। ठीक है। गारंटर कभी ये नहीं बोल सकता कि नहीं पहले दूसरी रेमेडीज एग्जॉस्ट करो। बात समझ में आ गई? बोलिए यस और नो। यस, रिज्वाइन करो एक बार सेम लिंक पे, टाइम खत्म हो गया है।